ओके, सो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे अगर किसी भी सॉलिड स्फीयर या फिर हॉलो स्फीयर, इसको अगर हम रोटेट करके कुछ वेलोसिटी देके रफ सरफेस पे अगर हम इसको कोलिजन कराते हैं या थ्रो कर देते हैं, कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा। ओके, तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगा, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशंस हम लोग वन बाय वन सीखेंगे और कैसे करते हैं मैं ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्या जो हमारा बॉल का वेलोसिटी होगा या एंगुलर वेलोसिटी होगा, ये क्या स्पिन पे भी डिपेंड करेगा कि कितना हमने एंगुलर वेलोसिटी दिया, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक एनिमेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ, रियल लाइफ से आप इसको रिलेट करो, उसके बाद मैं इस पे क्वेश्चंस लेके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा कि अगर यहाँ पे म्यू का वैल्यू उस पर भी डिपेंड करेगा, स्लीपिंग हो रहा है या स्लीपिंग नहीं हो रहा है, किस तरह का हमें केसेस कंसिडर करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले एनिमेशन देखो। आप इस एनिमेशन को केयरफुली देखना। यहाँ पे इनिशियली हमारा सरफेस यहाँ पे रफ दिया हुआ है कि देर इज अ रफ सरफेस, देर इज सम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस एंड कुछ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी है बॉल एंड उस ग्राउंड के बीच में। इनिशियली हम बॉल को स्पिन नहीं करते हैं, इनिशियली देर इज नो एंगुलर वेलोसिटी, तो इसका मोशन कैसा होगा आप केयरफुली देखना। कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो बॉल वहीं पे इस तरह से चला गया। ओके, जस्ट जंप किया और ऊपर रिबाउंड हो गया, इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी था नहीं, तो बॉल ना तो लेफ्ट में मूव किया ना राइट में मूव किया, ये सिंपल कोलिजन का क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकंड केस लेते हैं। ओके, अब सेकंड केस में हम क्या करते हैं कि बॉल को थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस एंड देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड ग्राउंड। तो इसका मोशन कैसा होगा आप देख सकते हो, राइट साइड में गया। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ही हमें कंसिडर करना है, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। ओके, सो यू कैन सी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन बॉल 25 मीटर, हमने यहाँ पे एक स्केल लगा दिया है, अप्रॉक्सीमेटली 25 मीटर जा रहा है अगर हमने थोड़ा सा एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड किया है तो। ओके, सो इफ देर इज नो एंगुलर वेलोसिटी, बॉल का कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है। इफ देर इज सम एंगुलर वेलोसिटी, बॉल थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली राइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम थर्ड केस लेते हैं यहाँ पे। ओके, थर्ड केस है कि हम एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दोनों का वैल्यू फिक्स्ड है, वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कुछ आइडेंटिकल है। उसका जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, वो भी चेंज हम नहीं कर रहे हैं। इन ऑल द केसेस लीनियर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वी नॉट जो वर्टिकली डाउनवर्ड में है, केवल हम एंगुलर वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, बाकी पैरामीटर फिक्स है। तो थोड़ा और स्पिन को अगर बढ़ाएंगे एंगुलर वेलोसिटी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 40 मीटर, इनिशियली 25 था, हम थोड़ा सा स्पिन और कर दिए, थोड़ा और एंगुलर वेलोसिटी दे दिए, तो यहाँ 40 मीटर पे वो जंप कर गया, मतलब हॉरिजॉन्टली वो 40 मीटर शिफ्ट कर गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी है हम लोगों का, हम ये बोल सकते हैं कि पहले के रिस्पेक्ट में ज़्यादा हो गया, राइट। और थर्ड केस हम लोग एक और कंसिडर करते हैं, इसमें स्पिन को और मैं बढ़ा दिया, बहुत ही ज़्यादा हाई एंगुलर वेलोसिटी दे दिया, तो इसका मोशन कैसा होगा आप यहां पे देखना। तो यहां पे ये 40 से भी ज़्यादा चला गया, राइट। इसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टली ज़्यादा गेन किया, राइट, और ये 40 से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। ओके, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी हम बढ़ाते जाते हैं, उस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो वेलोसिटी गेन कर रहा है वो भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। थोड़ा और हम स्पीड बढ़ा दिए एंगुलर वेलोसिटी। अब इसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि अगर हम स्पिन को और बढ़ा देते हैं, तो एक पार्टिकुलर वैल्यू आता है ओमेगा का, कि उसके बाद चाहे स्पिन जितना भी फास्ट कर दो, चाहे जितना भी फास्ट रोटेट कर दो, उसके बाद उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो वेलोसिटी गेन कर रहा है वो चेंज नहीं करता है। ओके, तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कितना वेलोसिटी होगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि हम लोगों का
एंगुलर वेलोसिटी कितना है, राइट। अगर हम बाकी पैरामीटर को फिक्स रखते हैं, जैसे जैसे हम एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा वेलोसिटी गेन कर रहा है, और एक ऐसा इंस्टेंट आता है कि उसके बाद चाहे हम जितना भी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दो, उसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। अब हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो, आपने एनिमेशन देखा, अब हम सीखेंगे कि इसका रीज़न क्या है, कि इस तरह से क्यों हो रहा है कि एक पर्टिकुलर ओमेगा नॉट के बाद हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी उतना ही रह रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। तो चलो एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है कि एक बॉल है, सॉलिड है, एंड रेडियस इज आर, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा नॉट एंड द वेलोसिटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज वी नॉट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल, एंड नंबर 2 द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ, ई इज इक्वल टू हाफ इज गिवन, एंड अज्यूम स्लीपिंग, स्लीपिंग को अज्यूम करना है कि यहाँ पे ये स्किड कर रहा है, dt टाइम ही यहाँ पे टच में आ रहा है, कांटेक्ट में, बट स्किडिंग हो रहा है यहाँ पे, ये अजम्पशंस लेना है। मैं ये भी बताऊंगा कि जब स्लीपिंग नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बट इनिशियली आपको ये कंसिडर करना है कि स्लीपिंग हो रहा है, ओके। एंड तो बताना है कि बॉल का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा। चलो, तो इसको कैलकुलेशंस हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक डायग्राम और बना लेते हैं कि जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा। पहले समझो यहाँ पे होगा क्या। इसका लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी लेफ्ट के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट का वेलोसिटी लेफ्ट के डायरेक्शन में है, तो एक कोलिजन के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल का इम्पल्स आएगा। नॉर्मल के इम्पल्स आने की वजह से लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी लेफ्ट में है, तो एक फ्रिक्शन का इम्पल्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब बॉल पे एक इम्पल्स फ्रिक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो इसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी भी गेन कर लेगा, ओके। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर का केस है, दिस इज बिफोर कोलिजन, राइट। आफ्टर बनाओ, आफ्टर देखो क्या होगा। तो हमने ए बना लिया कि जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट इस तरह का सिचुएशन होगा कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, बॉल का एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा vx, एंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा भी चेंज कर रहा है। आप लोगों ने एनिमेशन में देखा था जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका ओमेगा थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता था, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा हम लोगों का, सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, तो हम लोग का लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली लाइन हो गई। तो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे हमें ये देखना है कि वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा। सो हम वी वाई डायरेक्टली लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, वी वाई इज इक्वल टू ई टाइम्स वी नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू वी नॉट बाई 2 बेसिकली। तो वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी जो हमने पढ़ा था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ, सो द वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी ई टाइम्स वी नॉट हो जाएगा, ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, सो कैन वी फाइंड द इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल, तो लिख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल फोर्सेस, कितना हो जाएगा, द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन द लिनियर मोमेंटम, ओके। इसका मास अगर m है, सो वी कैन राइट चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम mv नॉट बाई 2, एंड द इनिशियल मोमेंटम is minus mv naught. So basically this is 3mv naught by 2. Okay, this is our final velocity. नॉर्मल का इम्पल्स इसी लाइन के परपेंडिकुलर में लगेगा, सो द इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल इज अ चेंज इन मोमेंटम अलोंग द वाई डायरेक्शन, ओके। तो इतना हम लोगों का नॉर्मल का इम्पल्स आ गया। अब देखो यहाँ पे, अगर हमारा नॉर्मल का इम्पल्स है, कुछ वैल्यू है, तो हमारा फ्रिक्शंस क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू टाइम्स एन, हम इस तरह का लिखते हैं, मैक्सिमम लिमिट यही होता है। और यहाँ पे बोला गया है कि स्किडिंग हो रहा है, स्लिपिंग हो रहा है, राइट, यहाँ पे स्लिपिंग हो रहा है, तो हम क्या कंसिडर केस, हम कौन सा केस कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हमें कंसिडर करना है अगर स्लिपिंग हो रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर नॉर्मल इम्पल्सिव है, अगर नॉर्मल फोर्स हमारा इम्पल्सिव है, आई एन को हम लिख सकते हैं बेसिकली दिस इज एन डी टी, ओके। तो यहाँ पे इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल को हम लोग लिख सकते हैं एन डी टी इज इक्वल टू 3m v naught divided by 2, and this is the impulse due to normal reaction, okay. Now second part, क्या हम फाइंड कर सकते हैं कि what is the impulse due to friction, तो second, अब हम लिखेंगे कि what is the impulse due to frictions, this is I, फ्रिक्शन का इम्पल्स, दिस इज एफ आर डी टी, और ये हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन का इम्पल्स। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, यहाँ स्किडिंग हो रहा है, मैक्सिमम लिमिट लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, ओके। तो हम बोल सकते हैं कि द इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन एफ आर डी टी, इसका जो वैल्यू हो जाएगा
क्या हो जाएगा, नॉर्मल का इम्पल्स इंटू म्यू टाइम्स, हम ऐसे लिख सकते हैं म्यू टाइम्स एन डी टी, है ना, एंड दिस इज म्यू इंटीग्रेशन ऑफ एन डी टी, और एन डी टी है हम लोग का नॉर्मल का इम्पल्स, तो बेसिकली आप यहाँ पे लिख सकते हो आई एन, एंड दिस इज 3/2 म्यू एम वी नॉट। ये देखो नॉर्मल का इम्पल्स इतना आ रहा है, सो द फ्रिक्शन का इम्पल्स हम लोगों का इतना आ जाएगा 3/2 म्यू एम वी नॉट। और डायरेक्शन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि टेंडेंसी क्या है, लोएस्ट पॉइंट रोटेशन की वजह से लेफ्ट में है इसका वेलोसिटी, सो द इम्पल्स ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स टुवर्ड्स राइट, एंड दिस इज द इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन का इम्पल्स इधर लगेगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अब हम 1/1 कैलकुलेट कर लेते हैं। ओमेगा भी यहाँ चेंज कर रहा है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर देखोगे तो यहाँ फ्रिक्शन का एक एंगुलर इम्पल्स लगेगा। नॉर्मल का इम्पल्स सेंटर ऑफ मास से तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका एक एंगुलर इम्पल्स लगेगा तो ओमेगा को स्लो डाउन कर देता है, कम कर देता है। अब हम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में बॉल कितना वेलोसिटी गेन कर लेगा, इसका तो हम बड़ा आसानी से कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, velocity of the ball along the horizontal direction is vx, and the vx कैसे फाइंड करेंगे कि just after collision what is the net impulse along the horizontal directions, so the net impulse due to friction is equal to the change in momentum along the horizontal direction, x के direction में momentum का change, so this is the final momentum along x, initial momentum along x is equal to the impulse due to friction, and this is 3/2 mu m v naught, right? So we can write this is 3/2 mu m v naught is equal to, फाइनल हम लोगों का फाइंड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का m टाइम्स वी एक्स, और इनिशियली जीरो है बिकॉज बॉल का इनिशियली वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में था, सो वी कैन राइट वी एक्स इज इक्वल टू 3/2 म्यू टाइम्स वी नॉट, दिस इज द एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी। तो हमने एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी फाइंड कर लिया, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फाइंड कर लिया, अब हमें ओमेगा फाइंड करना है, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। तो अब इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अगर ये बॉल का कोलिजन इस पोजीशंस पे हो रहा है, अगर इस पॉइंट को अगर हम ए से मार्क कर दें, दिस पॉइंट इज ए, यहाँ पे इस पॉइंट को अगर हम ए से मार्क करते हैं, तो यहाँ पे देखो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, दो ही पॉइंट पे फोकस करना है आपको, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन। यहाँ पे नॉर्मल का इम्पल्स इसी लाइन से पास करेगा, नॉर्मल फोर्स इसी लाइन से पास करेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी इसी पॉइंट ए से होते हुए पास करेगा। कोई और इम्पल्सिव फोर्स देखो, कांस्टेंट फोर्स को हटा दो, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर की हम बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल का एक इम्पल्स आएगा, एक फ्रिक्शन का इम्पल्स आएगा, बोथ आर पासिंग थ्रू पॉइंट ए, सो द एंगुलर इम्पल्स अबाउट पॉइंट ए जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इज जीरो, बिकॉज देर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे नॉर्मल ए से पास कर रहा है तो नॉर्मल का एंगुलर इम्पल्स जीरो, फ्रिक्शन भी ए से पास कर रहा है, फ्रिक्शन का भी एंगुलर इम्पल्स जीरो, सो वी कैन राइट द नेट एंगुलर इम्पल्स ऑन द बॉल जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन अबाउट पॉइंट ए इज जीरो, देयरफॉर वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। ओके, अब ए के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करा सकते हैं, तो चलो लिखो यहाँ पे, on applying conservation of angular momentum about point A just before and just after collision, so this is initial angular momentum about A and the final angular momentum about A. So how to write the initial angular momentum about A? अब देखो before हमें लिखना है, तो before के लिए क्या लिखेंगे, I इंटू ओमेगा नॉट, एंड वेलोसिटी इसका इसी से पास कर रहा है, सो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट जीरो हो जाएगा, बिकॉज एम वी सी एम देर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, केवल आई इंटू ओमेगा नॉट हो जाएगा, सो वी कैन राइट आई इंटू ओमेगा नॉट, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इंटू ओमेगा नॉट, एंड सेंटर ऑफ मास का जीरो हो जाएगा, राइट। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है, अब सेकेंड पार्ट में हमारा फिर वी वाई और वी एक्स दो कंपोनेंट है सेकेंड पार्ट में, तो अगेन वी विल राइट आई इंटू ओमेगा एंड प्लस सेंटर ऑफ मास के दो कंपोनेंट आ रहे हैं, एक एक्स में एक वाई में, तो यहाँ पे जस्ट आफ्टर कोलिजन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट वाला वेलोसिटी का कोई एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट नहीं होगा, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज पासिंग थ्रू पॉइंट ए। ओके, इसका एक्स कंपोनेंट वाला एक एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड करेगा, बिकॉज दिस लेंथ इज आर, तो एम वी एक्स इंटू आर, और ए भी आ रहा है हम लोग का क्लॉकवाइज के सेंस में, तो ऐड हो जाएगा यहाँ पे, सो वी कैन राइट एम वी एक्स इंटू आर। अब देखो यहाँ पे
इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, सो वी कैन राइट 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। ओके, तो ये हो गया हम लोग का 2/5 m r² इंटू ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। अब फाइनली यहाँ पे लिखो I इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2/5 m r² इंटू ओमेगा, क्लॉकवाइज का ही सेंस है वहाँ पे भी, एंड प्लस m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vx? Vx इज 3/2 m इंटू 3/2 इंटू म्यू टाइम्स V नॉट इंटू r। और ए भी क्लॉकवाइज का सेंस होगा, रीजन बिकॉज यहाँ पे हम लोग का ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिख रहे हैं तो इस y कंपोनेंट वाला तो जीरो हो गया, y का ए से पास कर रहा है तो इसका एंगुलर मोमेंटम में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, बट x वाला जो पार्ट है इसका अगर आप देखोगे तो पॉइंट ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट करेगा mvx इंटू आर। ओके, तो इतना आ गया। सो हमने दो चीज़ें फाइंड कर ली। अब देखो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा, सो दिस इज ओमेगा नॉट माइनस, ओके, और ये हो जाएगा हम लोग का 15/4 म्यू वी नॉट होल डिवाइडेड बाई आर। सो दिस इज आवर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, जो कि देखो ओमेगा नॉट माइनस दिस क्वांटिटी है, थोड़ा सा कम हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमारा कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारा वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। तो अगर आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे किसी बॉल को अगर स्पिन करके ड्रॉप कराते हो या फिर वेलोसिटी से थ्रो करते हो तो उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फ्रिक्शन का इम्पल्स। वहाँ पे जो फ्रिक्शन का इम्पल्स है सेंटर ऑफ मास के अबाउट कुछ लग रहा है तो उससे चेंज हो रहा है। इसका एक मेथड और है कि अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी ही फाइंड करना है तो हम अल्टरनेट ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लिख देंगे। So the net angular impulse about the center of mass is equal to change in angular momentum of the ball about center of mass. Okay? तो चलो अल्टरनेट तरीका है फाइंड करने का। एंगुलर मोमेंटम अब हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे, नेट एंगुलर इम्पल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। ओके, तो एंगुलर इम्पल्स कितना लगेगा ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो नॉर्मल का इम्पल्स तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, बट फ्रिक्शन का पास नहीं कर रहा है। सो द फ्रिक्शन का इम्पल्स वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा ओमेगा चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल का इम्पल्स 0, फ्रिक्शन का इम्पल्स F जो है हम लोग का I इंटू एफ, फ्रिक्शन का इम्पल्स इंटू आर, ये कितना हो जाएगा हम लोग का? नेगेटिव में आएगा, बिकॉज हम क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव ले रहे हैं। सो द इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन into perpendicular distance r with negative sign, the change in angular momentum कितना हो जाएगा? about the center of mass I into omega final minus I into omega naught initially। ओके, यही लिखेंगे हम लोग। ध्यान से देखना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम लिख रहे हैं। सो द नेट एंगुलर इम्पल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। ये कितना है हम लोग का? 3/2 m म्यू वी नॉट इंटू आर, और ये हो जाएगा हम लोगों का 2/5 आई कॉमन ले लो, 2/5 ये हो जाएगा mr² और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, राइट, इतना आ गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन भी होगा, ओके, दिस इज नेगेटिव साइन। तो यहाँ से फिर से अगर आप ओमेगा लिखोगे तो दिस इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 15/4 म्यू वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। फिर से ओमेगा वही आ जाएगा। आप सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हो एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन, या आप फिर लोवेस्ट पॉइंट से भी कर सकते हो। ओके, तो आप दोनों में से किसी भी पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हो ओमेगा फाइंड करने के लिए। चलो, ये तो हो गया हम लोग का स्लीपिंग का केस को हम कंसिडर कर रहे हैं। अब सेकंड ये भी हो सकता है कि अगर हम कंसिडर ना करें तो क्या होगा नेक्स्ट। अब हमारा सेकेंड केस है कि अगर हम स्लीपिंग को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अज्यूम नो स्लीपिंग, यहाँ पे फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रिवेंट द स्किडिंग, स्किडिंग नहीं हो रहा है, ये अगर कंसिडर करना है तो बताना है कि हमारा वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा। वही केस है, वी नॉट से थ्रो किया, ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी है, और याद रखना वी नॉट नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, ये अलग अलग कुछ भी हो सकता है। ये प्योर रोलिंग के हम यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं कि वी नॉट आर ओमेगा नॉट के इक्वल होगा, ये दोनों इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन अब यहाँ पे जब ही यहाँ पे कोलिजन होगा तो हमें केस क्या लेना है? नो स्लीपिंग का केस लेना है।
मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट है, तो कैसे करेंगे? तो चलो यहाँ पे फिर से वही केस होगा, फ्रिक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एक देखा जाए तो यहाँ पे एक नॉर्मल का इम्पल्स लगेगा फॉरवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शंस इधर आएगा, तो आफ्टर कोलिजन एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गेन करेगा, कुछ वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी भी होगा, वैसा ही केस है। तो सेकेंड डायग्राम देखो, सेकेंड डायग्राम ये हो जाएगा हम लोग का, ए बिफोर का केस है, एंड आपको पता है कि जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गेन करेगा। सो दिस इज जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट की हम बात कर रहे हैं, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे इसका कैलकुलेशंस करें तो क्या हो जाएगा, वही कैलकुलेशंस हम रिपीट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें रिपीट होगा। क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ है, तो हम वी वाई लिख सकते हैं ई टाइम्स वी नॉट, एंड दिस इज वी नॉट बाई टू। एंड अगर हम बात करें कि इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल, इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल कितना लगेगा यहाँ पे, सो एन डी टी का जो वैल्यू होगा बेसिकली, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज इन एंगुलर, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अलोंग द वाई डायरेक्शंस। सो फाइनल मोमेंटम एम वी नॉट बाई टू, इनिशियल मोमेंटम माइनस एम वी नॉट, सो दिस इज 3/2 एम वी नॉट। ओके, ये हो गया हम लोगों का इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे, अब कोई लिख देगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्ट इम्पल्स लिख देगा कि दिस इनटू दिस, ये गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन यहाँ पे नो स्लिपिंग का केस है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शंस लग रहा है। ओके, और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आपको पता है कि उसका एक रेंज होता है, जीरो भी लग सकता है और मैक्सिमम लिमिट म्यू टाइम्स एन तक भी जा सकता है, स्टैटिक फ्रिक्शंस का जो लिमिट होता है। तो यहाँ पे नो स्लिपिंग के केस में हमें क्या पता कि फ्रिक्शंस का वैल्यू कितना लग रहा है। तो अगर कोई कर देगा म्यू टाइम्स इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल इज द फ्रिक्शन का इम्पल्स, तो एक रॉन्ग है, एक गलत अप्रोच होना चाहिए, होगा। ओके, बिकॉज आप म्यू टाइम्स इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल तब अप्लाई करोगे ना कि आपको पता है कि यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा काम कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का एक रेंज होता है, सो वी कैन नॉट राइट म्यू टाइम्स इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल इज द इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, ये रॉन्ग है। तो हम कैसे अप्रोच करें, अब यहाँ पे हमें और बेसिक पे अब जाना होगा, नो स्लिपिंग के कंडीशंस को यहाँ पे हमें सेटिस्फाई कराना होगा। अब बताओ, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी vx हो गया। ओके, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वेलोसिटी vx है एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो वी कैन राइट फॉर नो स्लिपिंग या नो स्लाइडिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस vx मस्ट बी इक्वल टू r टाइम्स ओमेगा। एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगा, ये नो स्लिपिंग का कंडीशन है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हम वही काम करेंगे, ये जो पॉइंट ए है, ए के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन करा देंगे। फ्रिक्शंस का जो भी इम्पल्स है जीरो हो जाएगा, जो भी लग रहा है लगने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ए के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन कराने वाले हैं, ठीक है। So on applying conservation of angular momentum about point A, we can write the initial angular momentum about A must be equal to the final angular momentum about A. ओके, अब A के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है, लोवेस्ट पॉइंट, बिकॉज नॉर्मल फ्रिक्शन का इम्पल्स जीरो हो गया, सो A के अबाउट हो जाएगा I टाइम्स ओमेगा नॉट, I टाइम्स ओमेगा नॉट। ओके, सो दिस इज I टाइम्स ओमेगा नॉट इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ये लिफ्ट नहीं कर रहा है, इतना डिस्टेंस नहीं है कुछ, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, जब ही यहाँ से कॉन्टेक्ट हटा उस इंस्टेंट पे हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं। तो द फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज आई इंटू ओमेगा, हमने ओमेगा का सेंस क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, प्लस सेंटर ऑफ मास का एम इंटू वी एक्स इंटू आर, ये होगा बिकॉज वाई कंपोनेंट वाला तो एंगुलर मोमेंटम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ओनली इसका एक्स कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा। सो दिस इज एम इंटू वी एक्स इंटू आर। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करके आंसर्स फाइंड करना है। ओके, तो ओमेगा क्या हो जाएगा हम लोगों का, आई इंटू ओमेगा एम वी एक्स इंटू आर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, आई इंटू ओमेगा प्लस एम एंड वी एक्स इज इक्वल टू आर, ओमेगा का केस है, सो दिस इज आर omega into r. Okay, and this is 2/5, and so the 2/5 mr square into omega plus mr square into omega is equal to I का जो वैल्यू है हम लोगों का, इसको लिख सकते हैं 2/5 mr square into omega naught. Okay, therefore the omega is equal to, यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 2/7 ओमेगा नॉट। तो ओमेगा का वैल्यू
just after impact इतना हो जाएगा if we assume the friction is sufficient to prevent the slipping, and even we can find the velocity component along the horizontal directions. This is equal to r times omega. This is 2/7 into r omega naught. और ये हो जाएगा हम लोग का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट. इवन वी कैन ऑल्सो फाइंड द फ्रिक्शन का इम्पल्स. सो द इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, impulse due to friction we can write. देखो फ्रिक्शन का इम्पल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस. सो द डेल्टा पी अलोंग एक्स के डायरेक्शन में. सो द इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू the m into vx, and initially there is no momentum along the horizontal directions, so the final momentum mvx, this is 2/7 m r omega naught. ये हो जाएगा हम लोगों का इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, राइट. ये हो जाएगा. तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि फिर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दिया रहेगा नहीं दिया रहेगा, उसका क्या काम है. तो उसका यहाँ पे काम है, हम ये यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू टू प्रिवेंट द स्लिपिंग. जो वहाँ पे dt टाइम के लिए कॉन्टैक्ट मेरा वहाँ पर स्लिपिंग ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट ओके, अगला क्वेश्चन अगर मैं दे दूँ कि फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूज टू प्रिवेंट द स्लिपिंग. स्लिपिंग ना हो, स्लाइडिंग ना हो, उस केस के लिए हमारे इस पर्टिकुलर कंडीशंस में, इस पर्टिकुलर केस में म्यू का मिनिमम वैल्यू क्या चाहिए. तो देखो फ्रिक्शन का हमें इम्पल्स इतना है, ओके, फ्रिक्शन का इम्पल्स इतना है, तो जो हमें ए रिक्वायर्ड इम्पल्स है, और मैक्सिमम कितना होता है म्यू टाइम्स एन. तो हम बोल सकते हैं कि म्यू टाइम्स इम्पल्स ड्यू टू नॉर्मल, ये इतना सफिशिएंट होना चाहिए किससे, इसका इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन, इससे ग्रेटर होना चाहिए म्यू का वैल्यू. बिकॉज नॉर्मल का इम्पल्स इंटू म्यू टाइम्स, हमारे पास स्टॉक जो होना चाहिए इम्पल्सिव फ्रिक्शन फोर्स का, वो ज़्यादा होना चाहिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू है. तो यहाँ पे अब देखो म्यू का वैल्यू म्यू लिख दो, एंड द इम्पल्स ड्यू टू फ्रिक्शन इज 3/2 mv नॉट, and this must be greater than the impulse due to friction 2/7 m r omega naught. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा म्यू का वैल्यू होना चाहिए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/21 4/21, एंड दिस इज r ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई v नॉट. म्यू का वैल्यू इससे ग्रेटर होना चाहिए. अगर इससे ग्रेटर नहीं है, ओके, तो यहाँ पे स्किडिंग हो जाएगा. तो केस 1 जो हमने सॉल्व किया था उस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा. और अगर म्यू का वैल्यू इससे ग्रेटर है तो हमारा स्लिपिंग नहीं होगा. सो वी एक्स शुड बी इक्वल टू आर ओमेगा, उसको सेटिस्फाई करा के सॉल्व करना होगा. ओके, तो कभी कभी आप देखते हो क्रिकेट बॉल को जब हम रोटेट करते हैं तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एनिमेशन दिखाया था. तो कभी देखते हो कि एक बार रोटेट बहुत ज़्यादा भी कर दोगे ना, कितना भी ज़्यादा रोटेट कर दो, तो उससे ज़्यादा हॉरिजॉन्टली मूव नहीं कर पाता है. बिकॉज अब हमारा वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है, जो कि हमने केस 1 में डिस्कस किया. जब तक हमारा स्टैटिक है तो थोड़ा और स्पिन बढ़ाओगे, थोड़ा और स्पिन बढ़ाओगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा और वेलोसिटी गेन करेगा. यहाँ पे देखो, थोड़ा और स्पिन बढ़ाओगे, थोड़ा और एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाओगे, थोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और हमारा वेलोसिटी गेन करेगा. Vx देख लो यहाँ पे आर ओमेगा नॉट है, ओमेगा और बढ़ाओगे और गेन करेगा, और बढ़ाओगे और गेन करेगा. एक ऐसा टाइम आता है जब हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगने स्टार्ट हो जाता है. उसके बाद जब काइनेटिक फ्रिक्शन आता है तो वहाँ पे चाहे स्पिन जितना भी कर दो उससे ज़्यादा आगे नहीं जा पाता है. ओके, तो ये हमारा रहा कंप्लीट डिस्कशन जब हम उसको रोटेट करा के कोलिजन कराते हैं तो. ओके, हालांकि बहुत सारे बुक्स में क्या रहता है कि हम डायरेक्ट म्यू टाइम्स अज्यूम कर लेते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, बट वहाँ पे मेंशन करना चाहिए था चीज़ों को. ओके, चलो एक एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन आप देखोगे कि वहाँ पे अगर फ्रिक्शंस प्रेजेंट नहीं है उस वॉल पे तो क्या सिचुएशन होगा. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चन है कि अ सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये सरफेस रफ है और ए वाला स्मूथ है. ओके, and collide elastically with a fixed smooth vertical wall, then find the speed of the sphere after it has started pure rolling on the backward directions. तो यहाँ पे सबसे पहले इसका कोलिजन हो रहा है. ओके, कंडीशंस दिया हुआ है v इक्वल टू
आर ओमेगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है और रोल करते हुए जा रहा है। तो जब ही कोलिजन होगा, इसका मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा, जब ही कोलिजन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इस सरफेस स्मूथ है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो ए वाला पॉइंट जो कांटेक्ट में है उसका वेलोसिटी किधर है हम लोगों का, इधर है। मतलब इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वर्टिकल है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है हालांकि, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वॉल के जब कोलिजन में आएगा तो नीचे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे स्मूथ सरफेस है। ओके, अगर सरफेस ये वाला स्मूथ है तो क्या होगा, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का इम्पल्स नहीं आएगा, और यहाँ पे जो हमारा इम्पल्सिव फोर्स होगा इसी के एलोंग पास करेगा। नॉर्मल का इम्पल्स इसी पे लगेगा, इसी डायरेक्शन में। तो नॉर्मल का इम्पल्स सेंटर ऑफ मास से पास कर जाएगा जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। तो अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन, ओके, आफ्टर कोलिजन यहाँ पे तो इलास्टिक कोलिजन है, सो द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वी हो जाएगा। ओके, मतलब इसका वेलोसिटी रिवर्स हो जाएगा, बिकॉज कोलिजन इलास्टिक है। इलास्टिक है तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट ए वाला लाइन है, तो इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लोग जिससे अप्रोच किया उसी से सेपरेशन होगा। ये वॉल फिक्स है तो यहाँ पे वी नॉट से रिवर्स कर जाएगा। अब देखो यहाँ पे व्हाट अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ओमेगा क्या होगा कि यहाँ फ्रिक्शन का कोई इम्पल्स नहीं मिल रहा है। बोलो ग्राउंड, ग्राउंड बिल्कुल इम्पल्स नहीं देगा यहाँ पे, बिकॉज नॉर्मल का इम्पल्स तो यहाँ पे लग रहा है। तो अगर यहाँ कोई फ्रिक्शंस नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन का कोई इम्पल्स नहीं आएगा। सो इफ देयर इज नो इम्पल्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स नहीं मिल पाएगा इसको। नॉर्मल का इम्पल्स तो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, सो देयर इज नो एंगुलर इम्पल्स, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। ओके, तो आफ्टर कोलिजन Vf इज इक्वल टू माइनस वी एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। जैसे रोटेट कर रहा था उसी सेंस में रोटेट करता रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल डायग्राम हो जाएगा जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट, ए बिफोर है, ओके, ए बिफोर कोलिजन है। आफ्टर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आफ्टर इम्पैक्ट हो जाएगा इसका वेलोसिटी इधर रिवर्स हो गया, v से जा रहा था तो v से रिवर्स हो गया, एंड एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों का ऐसा ही रह जाएगा, बिकॉज कोई इम्पल्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लगा, बिकॉज ये सरफेस स्मूथ है। ओके, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया कि बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा फाइनली जब ए प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। अब तो यहाँ स्लिपिंग होगा ना, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि लोवेस्ट पॉइंट जो ए है हम लोग का, इसका वेलोसिटी v इधर और रोटेशन की वजह से भी इधर है, तो यहाँ पे अब स्लिपिंग होगा। अब हम फाइंड कर सकते हैं कि प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो हमारा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी फाइनली क्या होगा। लेकिन ध्यान दो, इस सरफेस स्मूथ होने की वजह से बड़ा सिंपल हो गया, इसका ओमेगा चेंज नहीं किया। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन होता तो यहाँ पे फ्रिक्शन का इम्पल्स आता, ओमेगा भी चेंज करता, और ए वाई कंपोनेंट में कुछ वेलोसिटी भी गेन करता, बिकॉज इम्पल्स फ्रिक्शंस का अपवर्ड डायरेक्शन में लगता, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता। स्मूथ होने की वजह से बहुत कुछ सिंपल हो गया। ओके, तो अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे फाइनल वेलोसिटी ओमेगा एफ, फाइनल वेलोसिटी वी एफ एंड ओमेगा एफ ले लो जब रोलिंग स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया फाइनल वेलोसिटी वी प्राइम है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा प्राइम है, यही वैल्यू हमें फाइंड करना है। पूछा क्या गया है, यही चीज़ है कि रोलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर, मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट अब हमारा अलग केस हो गया, स्लिपिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्लिपिंग स्टॉप होगा, प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम लोवेस्ट पॉइंट के अबाउट कंजर्व करा देंगे। ये तो करा सकते हैं बिकॉज फ्रिक्शंस का नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो होता है, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियली अबाउट ए इज इक्वल टू द फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए कंजर्व रहेगा। ओके, अब आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चलो हम यहाँ पे इस सेंस में पॉजिटिव ले लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में अगर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा, ए के अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा हम लोग का आई इंटू ओमेगा नॉट, तो माइनस आई 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस इज इनिशियली, बिकॉज ये क्लॉकवाइज के सेंस में नेगेटिव हो जाएगा अगर ए हम लोग का पॉजिटिव है तो, एंड और ये हो जाएगा हम लोगों का प्लस एम वी इंटू आर, राइट। एंड व्हाट इज द फाइनल, यहाँ पे जो फाइनली हो जाएगा हम लोगों का, ऐसे जब प्योर रोलिंग स्टार्ट हो रहा है, सो हमने यहाँ पे अज्यूम किया है कि वी प्राइम से जा रहा है एंड दिस वेलोसिटी इज ओमेगा प्राइम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी ओमेगा प्राइम, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्राइम, एंड प्लस ए एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में है और ए भी एंटी क्लॉकवाइज के सेंस में है, एम वी प्राइम इंटू आर। ओके, और प्योर रोलिंग के केस में वी प्राइम इक्वल टू आर ओमेगा प्राइम है और हमें वी फाइंड करना है, तो वी कैन राइट 2/5 एम
इंटू आर इंटू वी प्राइम, बिकॉज आर ओमेगा मिलके एक वी प्राइम हो गया एंड दिस इज एम वी प्राइम इंटू आर, तो ये हो जाएगा 7/5 एम वी प्राइम इंटू आर। और ये जो क्वांटिटी हो जाएगा हम लोगों का, ध्यान से देखना, v इक्वल टू आर ओमेगा यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है, इनिशियली था v इक्वल टू आर ओमेगा हमने लिया था इनिशियली, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा इक्वल टू वी हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज -2/5 एम आर इंटू वी प्लस एम वी आर। ओके, तो यहाँ से अगर आप v का वैल्यू फाइंड करते हो v प्राइम, सो यहाँ पे हो जाएगा v प्राइम इक्वल टू 3/7 टाइम्स v। तो आपको दो पार्ट में ब्रेक करना था, कोलिजन हुआ उसके बाद क्या सिचुएशन है, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन हमने केसेस फाइंड कर लिया, दो डायग्राम बनाया, इसके बाद आपका सिंपल अब ये हो गया, स्किडिंग होगा, यहाँ पे फ्रिक्शंस लग रहा है, और अब यहाँ पे क्या होगा, हमने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी प्योर रोलिंग के केस में फाइंड कर लिया। किसी किसी को ये लगता है यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ क्यों नहीं इम्पल्स लगा, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल का इम्पल्स आ रहा है क्या, नॉर्मल अगर इम्पल्सिव होगा तभी तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव होगा, तो नॉर्मल का इम्पल्स यहाँ पे लग रहा है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे इम्पल्स प्रोवाइड कर सकता था, बट ये सरफेस स्मूथ होने की वजह से नहीं प्रोवाइड किया। तो इसका एनिमेशन देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं स्फीयर को कुछ वेलोसिटी देते हूँ और प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है, तो कोलिजन के बाद यहाँ पे जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट हो जाता है और फिर एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगा और प्योर रोलिंग फिर से देखो आप प्योर रोलिंग करते हुए जा रहा है, यहाँ पे कोलिजन के बाद स्लिप करने लगा और फिर प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये रहा हम लोग का एनिमेशन। ओके, तो चलो आप लोगों को समझ में आया होगा, इस वीडियो में इतना ही।